तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, ग्राम्य समाज एवं विकास में आज भी जो है कि हम शोध प्रणाली के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कराए गए थे और इस क्लास में भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको कराए जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है, इसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, ये क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है, सर्वेक्षण कहलाता है, संपूर्णता कहलाता है या फिर प्राकल्पना कहलाता है? तो सबसे पहले ये देखिए इसमें कि क्या दिया है कि समाज के समूहों का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें हम जो भी शोध करते हैं वो समाज के लिए पहले इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि उस समाज में समूह का हम अध्ययन करें। अध्ययन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? छोटी छोटी इकाइयों को, पहले तथ्यों को चुनना पड़ता है। इसमें दिया है कि इकाइयों का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है, तथ्यों का चयन किया जाता है। ये तो बात ठीक है कि, और ये भी आपसे नहीं पूछा है कि किस पद्धति में किया जाता है, व्यवहारिक शोध प्रणाली में किया जाता है या फिर सर्वेक्षण में किया जाता है। इसमें ये पूछ रहा है कि जो इकाई का चयन किया जाता है और उस इकाई के चयन में क्या होता है कि समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि हम समाज के समूह का अध्ययन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें समाज का ही हम अध्ययन करेंगे। तो जो इकाई चुनी गई है उसको क्या कहते हैं? निर्देशन कहते हैं, संपूर्णता कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं या फिर प्राकलन कहते हैं। तो कहलाता क्या है? निर्देशन कहलाता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम में भी कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर आपके बुक्स में निर्देशन दिया होता है कि इस चैप्टर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ऊपर पहले सेलेक्ट करके दी होती है कि इसके लिए निर्देशन क्या है, ज़रूरी क्या है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है? जो इकाई चुनी गई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है निर्देशन कहा जाता है। और इस पे ये जो है कि निर्देशन के लिए जैसा कि आपको पता है कि शोध प्रणाली में बुगार्ड्स का बहुत ही अहम भूमिका है, इसलिए आपको ये बुगार्ड्स के हिसाब से निर्देशन का क्या स्टेटमेंट है बुगार्ड के हिसाब से वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का डायरेक्ट कथन आ सकता है, या तो कथन पूछ देगा या फिर बुगार्ड के हिसाब से कई सारे जो कथन दे देंगे और आपको सेलेक्ट करना होगा कि निर्देशन का कौन सा सही है। तो ये देखते हैं कि बुगार्ड्स के हिसाब से क्या है। तो बुगार्ड्स के अनुसार निर्देशन के लिए बताया जा रहा है आपको, निर्देशन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से निश्चित, देखिए निर्देशन क्या है? एक पूर्व निर्धारित योजना में से इकाइयों का चयन है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि निर्देशन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन होता है। जैसे कि चीज़ें छोटी हो, कम्पैक्ट हो, लेकिन उसका अर्थ बड़ा निकल के आता है। आपके बुक में भी निर्देशन दिया होता है, आप उसी के हिसाब से नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के अंडर में रह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वही है इसमें कि निश्चित प्रतिशत का चयन किया जाता है। इकाइयाँ जो शुरुआत में रखी जाती है समूह का अध्ययन करने के लिए, वो निश्चित प्रतिशत का चयन होता है। इसके माध्यम से छोटे इकाइयों का अध्ययन से निष्कर्ष तक पहुँचा जाता है, ठीक है। पहले हम निर्देशन करेंगे, इकाइयों का चयन करते हैं, निर्देशन रखते हैं उसके पीछे कुछ, तब जा कर के हमें उसका लास्ट में अध्ययन का जो है कि रिजल्ट हमको मिलता है। तो इनके हिसाब से, बुगार्ड के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है कि निश्चित प्रतिशत का चयन होता है और छोटी इकाइयों का अध्ययन से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो निष्कर्ष तक तो हम अध्ययन करेंगे तो पहुंचेंगे ही, लेकिन इन्होंने जो इससे कुछ डिफरेंट कहा वो निश्चित प्रतिशत का चयन का, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो बुगार्ड के हिसाब से आप ये अपने जहन में याद रखिएगा कि निश्चित प्रतिशत का चयन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन निर्देशन पद्धति का प्रमुख विशेषता है कि प्रमुख विशेषता है? इनमें से कौन निर्देशन पद्धति, अभी आपने निर्देशन पद्धति को पढ़ा, निर्देशन क्या होता है ये पढ़ा आपने, अब आपको बताना है कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें है कि प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन। तो अभी आपको पता चला कि इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, अभी इकाइयों का चयन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये नहीं होगा। निर्वाचित इकाइयों का बृहत अध्ययन, और उसके बाद से क्या है कि सूचनाओं का निरीक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है कि प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें निर्वाचित इकाइयों का बृहत अध्ययन किया जाता है। जो भी हम सेलेक्टेड चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी निर्वाचित चीज़ें होती हैं, जो भी निर्वाचित इकाइयाँ होती हैं, उसका हम बृहत अध्ययन करते हैं। और इसकी क्या विशेषता होती है एक्स्ट्रा, आप जान लीजिए कि निर्देशन पद्धति में जो है कि सूचनाओं को इकट्ठा करना बहुत ही आसान होता है, और इसमें जो है कि निरीक्षण और परीक्षण की पद्धति भी बहुत ही आसान तरीके से होती है। ये इसकी विशेषताएँ होती हैं, निर्देशन की ये विशेषताएँ होती हैं।
तो इसमें कौन सा सही होगा? निर्वाचन इकाइयों का बृहद अध्ययन होता है। इसमें बड़े पैमाने पे निर्वाचित इकाइयों का, यानी कि लिमिट में होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि निश्चित प्रतिशत, यानी कि निर्वाचित इकाइयों, कुछ निर्वाचित इकाइयाँ होंगी, कुछ सेलेक्टेड इकाइयाँ होंगी, उन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन निर्देशन शोध पद्धति के गुण नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा निर्देशन शोध पद्धति का गुण नहीं है। इसमें ऑप्शन है समय की बचत, धन की बचत, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, या फिर इसमें है कि प्रशासनिक सुविधा। इसमें से कौन सा निर्देशन शोध पद्धति के गुण नहीं है? अभी तक आपने विशेषताएं पढ़ी, निर्देशन क्या होता है ये पढ़ा। अब आपको बताना है निर्देशन से 3 तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये लास्ट है उसमें का क्वेश्चन कि कौन सा निर्देशन शोध पद्धति का गुण नहीं है। तो देखिए इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि इकाइयों का आप जब जो है कि सेलेक्ट करके उसका अध्ययन करेंगे, इकाइयों को, तथ्यों को पहले से ही आप जो है कि निकाल के रखेंगे तो उस पर अध्ययन होगा, तो समय की बचत, जाहिर सी बात है कि समय की बचत होगी। धन की बचत भी होगी, प्रशासनिक सुविधा भी होगी। इसमें प्रशासनिक सुविधा होती है, धन की बचत होती है, जबकि वहीं वैज्ञानिक पद्धति में यही दिक्कत होती है कि वैज्ञानिक पद्धति में ज़्यादा धन खर्च होता है और उसमें जो है कि जो भी सूचनाएं हैं वो एकत्रित होने में दिक्कत होती है, जबकि निर्देशन में इसी की सुविधा होती है। और इसमें है कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता। तो देखिए इसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विशेष ज्ञान ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तभी किसी समाज में शोध कोई कर सकते हैं। उस टॉपिक पे आपका गहन अध्ययन होना जरूरी होता है। अगर यहाँ पे गहन अध्ययन होता तो ये ऑप्शन सही होता, ये भी जो है कि इसके गुण में आता। लेकिन विशेष ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो इसमें हो जाएगा कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है कि निर्देशन का भी अध्ययन होना चाहिए, निष्कर्ष की सुविधा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची के बारे में। अब देखते हैं अनुसूची, जैसा कि आपको मोटे तौर पर बताया जाए कि क्या होता है। जैसे क्लास में बच्चों को ए और बी ऐसे करके और कुछ अलग अलग ऐसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछता है, इधर क्वेश्चन पूछ दिया, इधर मिलान करने के लिए अलग अलग आंसर दे दिए होते हैं, तो आप ऐसे मिलान करते हैं, उसमें ए का बी हो गया, ऐसे आप मिलान करते हैं। तो इसको कई तरीक़ों से दिया जाता है। अब जो है कि PCS इत्यादि के एग्ज़ामों में आपको चारों का पूछ करके और नीचे सबका दिया होता है मिला करके। आपको ऐसा नहीं कि बस एक ऑप्शन कोई चूज करके लिखना है, इन चारों का आपको सही जवाब देना होता है, तो वो आपको छाट के लिखना होता है, तो वही अनुसूची कहलाती है। तो अनुसूची में निम्न में से किसकी विशेषताएं एवं गुण समन्वय पाया जाता है? अनुसूची में निम्न में से किसकी विशेषताएं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनकी विशेषताएं जो होती हैं और गुण दोनों में काफ़ी तालमेल बैठता है, ये आपको बताना है। तो अवलोकन में, या फिर प्रश्नावली में, या फिर साक्षात्कार में, या फिर इन सब में आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अवलोकन में भी, अवलोकन में जो उसकी विशेषताएं होती हैं और जो गुण होते हैं उनमें काफ़ी सामंजस्य पाया जाता है। जैसे कि किसी चीज़ का अवलोकन करना, किसी कोई अनुसूची दी हुई है, अवलोकन मतलब देख करके उसका आंसर बताना। प्रश्नावली विधि भी दिया होता है, इसमें साक्षात्कार विधि भी होता है। यानी कि ये सारे ऑप्शन इसमें क्या हैं, सही हैं। इनके सारे जो है कि इनकी विशेषताएं, इनके गुण आपस में काफ़ी समन्वय बना करके आगे बढ़ते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषता नहीं है। इनमें आपको निम्न अनुसूचियाँ दी हुई हैं, तो अनुसूची की क्या विशेषता नहीं होती है आपको ये बताना है। तो इसमें पहला है कि सीमित आकार, दूसरा दिया है कि प्रत्यक्ष संपर्क, या फिर तीसरा दिया है कि आंकड़ों का संकलन, या फिर दिया है कि क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। तो इसमें क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, तो क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था इसमें होती है। प्रत्यक्ष संपर्क भी होता है, आपको क्वेश्चन आंसर दोनों दिए होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष संपर्क होता है, आपके सामने आंसर भी दिया होता है, बस आपको पता हो तो वो आप सटीक आपको ढूंढना होता है। तो प्रत्यक्ष संपर्क भी होता है, सीमित आकार भी होता है। इसमें जो है कि जितने क्वेश्चन दिए होते हैं उतने ही आंसर दिए होते हैं, इसमें सीमित आकार होता है। अब दिया है कि आंकड़ों का संकलन, इसमें बहुत सारे आंकड़ों का संकलन नहीं दिया होता है, ताकि आप उनमें से अगर जैसे कि 4 क्वेश्चन हैं और 6-7 आपको, ऐसा नहीं है कि 6-7 आपको उत्तर दे दिए गए, इनमें से आपको छांटना है, तो आंकड़ों का बहुत ज़्यादा संकलन नहीं होता है। जितने प्रश्न होते हैं उतने ही आंसर ऊपर नीचे करके रैंडमली दिए होते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें क्या है कि आंकड़ों का संकलन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आंकड़ों का संकलन नहीं होता है। और इसमें और इसकी क्या विशेषता
अगर विशेषता की बात की जाए अनुसूची की विशेषताओं में, तो ये तो विशेषता नहीं है, लेकिन सीमित आकार, प्रत्यक्ष संपर्क, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, सरल और स्पष्ट प्रश्न, ये भी क्या होता है, इसकी विशेषताएं होती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है? अब यहाँ पे विशेषता आपने देखा, यहाँ पर विशेषता और गुणों का सामंजस्य देखा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है। प्रलेख अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, जातीय अनुसूची या फिर साक्षात्कार अनुसूची। तो इसमें देखिए अनुसूची के प्रकार में जो है कि प्रलेख अनुसूची, जातीय जो है कि प्रलेख अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, इसके साथ साथ जो है कि संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ये सब अनुसूचियों के प्रकार होते हैं। प्रलेख अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची या फिर संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, ये अनुसूची के प्रकार नहीं होते हैं। जातीय अनुसूची नाम का कोई भी अनुसूची नहीं होता है, कोई भी इसका ऐसा प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन इसमें क्या दिया, आपको नहीं सेलेक्ट करना है, तो नहीं में क्या हो जाएगा आपका ये जातीय अनुसूची। जातीय अनुसूची कोई भी अनुसूची का प्रकार नहीं है। और अगर पूछता है कि अनुसूचियों के प्रकार में, तो आप याद रखेंगे प्रलेख अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, पीवी युंग के अनुसार ये कहे गए हैं। अगर इसका पूछता है कि अनुसूचियों के निम्न प्रकार किसके द्वारा दिए गए हैं, तो पीवी युंग के अनुसार ये अनुसूचियों के प्रकार दिए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि निम्न में से कौन अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है। अब अनुसूचियों के गुणों में हम देख रहे हैं कि प्रमुख गुण कौन सा नहीं है, तो इसमें है कि सीमित क्षेत्र का अध्ययन, अवलोकन शक्ति का विकास या फिर अनावश्यक सूचनाओं से बचाव, वास्तविक सूचनाओं की जानकारी। तो इसमें से पूछ रहा है कि प्रमुख गुण कौन सा नहीं है। इसमें हो जाएगा कि सीमित क्षेत्र का अध्ययन, ये इसका गुण नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं कि सीमित क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, इसमें अवलोकन शक्ति का विकास होता है। अनुसूची में हमारी अवलोकन शक्ति का विकास होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अवलोकन करते हैं तब जाके हम उसका रिप्लाई देते हैं। और इसमें अवलोकन शक्ति, किसी भी चीज़ को पहचानने की शक्ति हमारी विकसित होती है। अब है कि वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, इसमें जो भी तथ्य हमको मिलते हैं वास्तविक मिलते हैं, इसमें जो भी जानकारियाँ मिलती हैं हमको एग्जैक्ट सही मिलती हैं। इसमें है कि अनावश्यक सूचनाओं से बचाव, जो भी हमको सूचनाओं का, जिन भी आंकड़ों का हमको ज़रूरत नहीं है उससे हमें इसमें बचाव मिलता है। इसमें बस जितनी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हमको इसमें मिलती हैं। तो इसमें सीमित क्षेत्र का अध्ययन नहीं होता है, ऐसा नहीं है, तो ये इसका गुण नहीं है, ये आपका सही हो गया। इसमें एक होता है, इसमें गुण में एक और हो सकता है, अवलोकन शक्ति का विकास है, अनावश्यक सूचनाओं से बचाव, वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, और जो है कि व्यक्तिगत, किसी भी चीज़ का हम व्यक्तिगत उत्तर देते हैं, व्यक्तिगत उससे मिलते जुलते हैं, तो इसमें है, इसमें व्यक्तिगत संपर्क भी आता है, इसके गुण में व्यक्तिगत संपर्क भी आता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं। अभी तक आपने अनुसूची का पढ़ा, अनुसूची के अंदर अवलोकन आता था, अब हम अवलोकन के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें से अवलोकन की प्रमुख क्या विशेषताएं हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन, दूसरा है कि सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, तीसरा है इसमें कि विश्वसनीय सूचनाओं का स्रोत, तीसरा डी ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन, यानी कि इसमें अवलोकन में प्रत्यक्ष चीज़ें तो दिखाई देती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन होगा। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, इसमें हम जो है कि सामूहिक व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि सामूहिक व्यवहार किससे है, हम समाज के शोध को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो समाज के बदलाव के लिए जब हम शोध करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि सामूहिक व्यवहार का भी अध्ययन होगा। उसमें है कि विश्वसनीय सूचना का स्रोत, इसमें ऐसे सूचनाओं का यहाँ पे स्रोत एकत्रित होता है जो विश्वसनीय हो। क्यों? क्योंकि अवलोकन विधि, आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखे गए आंकड़े इसमें इकट्ठे किए जाते हैं, इसलिए यह विश्वसनीय सूचनाओं का स्रोत भी माना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अगर इसमें विशेषताओं में और जैसे कि विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो इसमें होता है कि कार्य कारणों का संबंध, कार्य कारणों का संबंध भी इसमें स्थापित किया जाता है
कि कार्य किन कारणों से हो रहे हैं वो भी इनकी विशेषताओं में शामिल है। तो इसके अलावा ये कार्य कारणों का संबंध भी इसमें आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि निम्न में से कौन अवलोकन की प्रमुख प्रकार नहीं है। अवलोकन का प्रमुख प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो एक है सहभागी अवलोकन, एक है उपकल्पना का निर्माण करना, क्षेत्र अवलोकन या फिर व्यवस्थित अवलोकन। इनमें से कौन सा जो है कि इसका प्रकार अवलोकन का प्रकार नहीं होगा। इसमें कौन सा दिया है कि प्रकार नहीं है की बात की गई है। तो इसमें सहभागी अवलोकन होता है, क्षेत्र अवलोकन होता है, व्यवस्थित अवलोकन होता है। इसमें उपकल्पना की बात नहीं की जाती, उपकल्पना का निर्माण इसमें नहीं किया जाता। चूँकि ये प्रत्यक्ष देखी हुई चीज़ें होती हैं तो इसमें उपकल्पना की बात नहीं की जाती है। उपकल्पना का निर्माण करना ये इसका प्रमुख प्रकार नहीं, ये इसका की विशेषता होती है। उपकल्पना का निर्माण करना, उपकल्पना निर्माण करना ये इसकी विशेषता होती है, ना कि इसका प्रकार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा नहीं के लिए, उपकल्पना का निर्माण करना। अगर इसके प्रमुख प्रकार की बात की जाए तो सहभागी अवलोकन, क्षेत्र अवलोकन, व्यवस्थित अवलोकन और है कि नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। इतनी सारी चीज़ें अवलोकन के प्रमुख प्रकार में आ जाती हैं, जबकि उपकल्पना निर्माण करना ये इसकी क्या है, ये प्रकार नहीं है, ये इसकी विशेषता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा गया है। अवलोकन को वैज्ञानिक विधि में कौन सी विधि निम्न में से कहा गया है। शास्त्रीय विधि या फिर विधि सांख्यिकी या फिर गुणात्मक विधि या फिर गणितीय विधि। तो इनमें से वैज्ञानिक विधि का इसका जो नाम दिया गया है अवलोकन को, तो इसमें से आपको ये बताना है कि वैज्ञानिक विधि में इसे कौन सी विधि कहा जाता है। चूँकि अवलोकन विधि बहुत ही पौराणिक, बहुत ही पुरानी विधि है। जैसे कि आप किस तरीके से मान सकते हैं कि लोग जो है कि ध्रुव तारा को देख करके उत्तर दिशा का पता रात में लगा लेते थे। जो है कि सप्तऋषि तारे से ध्रुव किस दिशा में पड़ रहा है वही हमारा उत्तर दिशा होगा। तो इसे हम अवलोकन करके दिशा का पता लगा लेते थे। रात्रि में भी, दिन में सूर्य को देख करके, सूर्य की स्थिति को देख करके हम समय का पता लगा लेते थे। तो ये सब अवलोकन होता था। तो चूँकि ये बहुत ही पुरानी विधि है अवलोकन, अवलोकित करके किसी भी चीज़ को पता करने की, देख के किसी भी चीज़ का पता लगाने का, तो ये शास्त्रीय विधि में आएगा। किस में आएगा, ये शास्त्रीय विधि में आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखपाल सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जारी की गई। लेखपाल सेवा नियमावली 2015 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2010 में। तो इसमें है कि लेखपाल सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश में जिस वर्ष जारी की गई वो वर्ष था 2006। और इसमें जो है कि 3 बार संशोधन किए गए और लास्ट में जो है कि लेखपाल सेवा नियमावली जो नई लागू हुई है वो किस सन में है, 2015 में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि किस वर्ष जारी की गई, 2006 में की गई थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो 1954 यानी कि 1954 में हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5, 9, 15 या फिर 6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा कि कम से कम इसमें 5 सदस्य होने चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है। वित्त आयोग से संबंधित कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है। राजस्व अनुभाग 5, राजस्व अनुभाग 6, राजस्व अनुभाग 7 या फिर राजस्व अनुभाग, ये तो कंफर्म है कि राजस्व अनुभाग के द्वारा किया जाता है, लेकिन 5, 6, 7, 8 के में किसके तहत किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कि राजस्व अनुभाग 5 के तहत किया जाता है। इसमें चकबंदी समिति में ये तो था कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो आपने बताया 5। अगर अधिक से अधिक इसमें पूछ रहे, इस क्वेश्चन में अधिक से अधिक पूछते, अधिक से अधिक, तो इसकी संख्या हो जाएगी 11। कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। चकबंदी समिति में अधिक से अधिक 11 सदस्य होने चाहिए। इस तरीके से आप जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे शोध प्रणाली से और उससे थोड़ा हट के भी हमने क्वेश्चन बताए, क्योंकि शोध प्रणाली में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उतने 2 क्लासेस में हमने आपको कवर करा दिए हैं। ये कुछ लेखपाल से संबंधित, चकबंदी योजना से संबंधित क्वेश्चन थे। ऐसी प्रैक्टिस सेट आपके लगातार चलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।